Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. और चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ जो आपका UGC नेट 2021 का क्वेश्चन पेपर है, उसके आप लोगों को मैं आगे की डिटेल सॉल्यूशंस कराने वाली हूँ स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चंस आपके सामने क्या क्या हैं और किन के आंसर्स हमें किस तरह से अडॉप्ट करने हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको ये भी बताने वाली हूँ कि डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आएंगी और जो आप समझेंगे वो आपके किस तरीके से आने वाले एग्जाम में काम आएंगी। चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या है। आप लोगों को बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट होम साइंस जंक्शन के नाम से। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं स्टूडेंट होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज वो आपका नेशनल स्ट्रॉबेरी डे है। ये ध्यान रखिएगा, आज एक बहुत अच्छा दिन है स्टूडेंट, नेशनल स्ट्रॉबेरी डे है। एंड स्ट्रॉबेरी के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है और स्टूडेंट उसी पिगमेंट की वजह से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है। तो आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है, आपके हेयर्स के लिए अच्छी होती है, ठीक है, और आपकी जो साइंस ऑफ एजिंग है वो उसे भी कम करती है। तो बहुत अच्छा आपका फ्रूट है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे ध्यान से देखते हैं। एक सीजनल फ्रूट भी है, तो जब आपको लगे कि अवेलेबल है तो ज़रूर आपको उसको एक बार खाना चाहिए। चलिए आगे का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है एडॉप्टर कैटेगरीज के बारे में स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया है स्टूडेंट कि जो एडवर्ड रॉजर्स ने इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल दिया है स्टूडेंट, ये उसका एक आपका क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में उन्होंने एक तरफ एडॉप्टर की कैटेगरीज बताई हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट उन्होंने वो पॉपुलेशन बताई है जिसको उन्होंने कैटेगरी में बांटा है कि भाई इतने % ये पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आएगी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं तो आपको एक चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि देखिए, जब ना कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है या कोई नया चेंज होता है तो हर कोई उसे एक साथ अडॉप्ट नहीं कर लेता। कुछ वो लोग होते हैं जो हमेशा मोबाइल में सर्च करते रहते हैं कि क्या नया आया, क्या चीज़ नई हो रही है, हम उसे ट्राई करके देखते हैं। सो वो अलग कैटेगरी है। जो उसके बाद उसे अडॉप्ट करते हैं वो अलग कैटेगरी है। जो उसके बाद अडॉप्ट करेंगे वो एक अलग कैटेगरी है। इस तरीके से स्टूडेंट सब लोगों का किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का जो रेट है वो एक जैसा नहीं होता, टाइम एक जैसा नहीं होता। उसी के आधार पे आप लोगों का ये इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल है, जहां पे स्टूडेंट उन्होंने अपने पूरे जो लोग हैं, आप कंज्यूमर कह सकते हो, आप एक पॉपुलेशन कह सकते हो, उसको इन्होंने स्टूडेंट जो एडवर्ड रॉजर्स हैं उन्होंने कैटेगरीज में बांटा है। तो उस कैटेगरी की परसेंटेज आपको मैच करनी है। आइए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या बनेगा, अच्छे से देख लीजिएगा। एक होते हैं स्टूडेंट नव प्रवर्तक, एक होते हैं आध दत्तकग्राही, एक होते हैं प्रारंभिक वयस्कता, एक होती है पाश्चात्य छातु, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका एक सही सीक्वेंस लगाना है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो सबसे कम परसेंटेज होगी ना वो हमेशा इनोवेटर्स की होती है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इनोवेटर्स वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सबसे कम आपकी जो परसेंटेज है वो आप लोगों की 2.5 है ना। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। जो आप लोगों के आध दत्तक ग्राही हैं इनका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का 13.5 हो जाएगा। एंड प्रारंभिक व्यस्तता का जो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, वो हमारा जाएगा 34। एंड पाश्चात्य छातु का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे आपका 16। तो ये आपका यहाँ पे ये रेशो है स्टूडेंट, ये वो जनसंख्या है परसेंटेज में जो कि आपकी एडवर्ड रॉजर्स ने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों को उद्देश्यों के ब्लूम वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार जटिलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी से है। एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी आपकी एक मैं बात करती हूँ तो चाइल्ड डेवलपमेंट या एक लर्निंग वाला जो आपका सब्जेक्ट होता है वहां से आपका ये लर्निंग आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है। तो ब्लूम का स्टूडेंट बहुत बड़ा नाम है, अगर मैं आपको बताऊं ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत ज्यादा फेमस है। एंड बीएड जिन स्टूडेंट्स ने किया होगा उनको तो ये डेफिनेटली पढ़नी पड़ी होगी, क्योंकि वहां तो आपका क्वेश्चन इससे जरूर आता है। बीएड में तो हो ही नहीं सकता कि बीएड आप करो और ब्लूम टेक्सोनॉमी के बिना हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पे। यहाँ पे स्टूडेंट स्टेप देखिएगा आपके क्या दिए गए हैं, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। सो क्रिएटिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग। इसको एक बार हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट, रचना करना,
लागू करना, समझना, मूल्यांकन करना और विश्लेषण करना। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि आखिर ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपकी बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी की, तो ये क्या है स्टूडेंट, बेसिकली ये जो टेक्सोनॉमी है ये एक तरीके के ह्यूमन कॉग्निशन पे रिलेटेड है। यानी कि जो मनुष्य के, अगर मैं बात करती हूँ सीखने की क्षमता है, उसका संज्ञान है, उसके स्टूडेंट पर बेस है पूरी ये ब्लूम टेक्सोनॉमी। यहाँ पे स्टूडेंट जो ब्लूम है, उन्होंने ये 3 कैटेगरी में अलग अलग इसको बांटा है। जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, ब्लूम ने इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। और जिन 3 कैटेगरी में बांटा है वो उनके, अगर मैं बात करूं तो उनके स्पेसिफिक मतलब कार्य की वजह से, उनके कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कि वो कितनी जटिल हैं, है ना, उस आधार पे उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। ठीक है ना। सो यहाँ पे स्टूडेंट इन्होंने जिन 3 कैटेगरी में बांटा है वो कैटेगरी कौन सी है मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट आती है स्टूडेंट आप लोगों का, इन्होंने 3 डोमेन बताए हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। स्टूडेंट जो ब्लूम है, ब्लूम ने क्या बताया है भाई, अच्छे से देखो, ब्लूम ने बताए हैं आप लोगों के स्टूडेंट 3 डोमेन। और डोमेन स्टूडेंट जो बताए हैं, पहला है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया है स्टूडेंट आपका अफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड जो इन्होंने बताया है स्टूडेंट वो है आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट उन्होंने क्या किए हैं, 3 अलग अलग डोमेन बताए हैं। ठीक है ना, PSYCHOMOTOR, ये आपकी स्पेलिंग है यहाँ पे। सो साइकोमोटर डोमेन, ये 3 स्टूडेंट आपके डोमेन बताए हैं ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी में। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीक्वेंस क्या चलेगा स्टूडेंट, आपका ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा यहाँ पे समझना। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट आप लोग, लागू करना। लागू करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मूल्यांकन करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रचना करेंगे। ये आप लोगों का इनका कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है। आइए ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, अरेंज द स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको प्रोग्राम प्लानिंग के जो स्टेप्स होती हैं उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो क्या दिया गया है स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, analyzing situation, collection of fact, develop a plan of work and deciding on the objectives। एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स कि कार्यक्रम योजना के चरणों को अनुक्रमिक श्रेणी में व्यवस्थित कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने क्या दिए गए हैं स्टूडेंट, समस्या की पहचान, पारिस्थिति का विश्लेषण, तथ्यों का संग्रहण, कार्य की एक योजना विकसित करें, उद्देश्यों पर निर्णय लें। ठीक है ना, ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है। अगर अब मैं किसी भी कम्युनिटी या फिर एक प्रोग्राम प्लानिंग की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो मुझे अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा सबसे पहला स्टेप क्या जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको सीक्वेंस में लगाते हैं, तो आपका पहला स्टेप क्या जाएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसके पहले स्टेप के रूप में कंसिडर करेंगे तथ्यों का संग्रहण। ये स्टूडेंट आप लोगों का पहला क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का आंसर आपका सी बनेगा। सो दूसरा स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का परिस्थितियों का विश्लेषण, आप सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा आपका, समस्या की पहचान। ठीक है ना, ये आप लोगों का थर्ड पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। एंड देन आपका होगा उद्देश्यों पर निर्णय लेना, अब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। एंड लास्ट में स्टूडेंट कार्य की एक योजना विकसित करेंगे। ठीक है ना, आप प्लानिंग तैयार करेंगे। ये आप लोगों का फिफ्थ स्टेप हो गया। तो ये स्टूडेंट आप लोगों का जो प्रोग्राम प्लानिंग है उसमें सीक्वेंस आपका फॉलो होता है। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम हर जगह तो आपका समस्या की पहचान पहले आता है, यहाँ क्यों नहीं आया। तो स्टूडेंट डिपेंड करेगा बाकी ऑप्शंस पे। अगर बाकी ऑप्शन आपके सुटेबल है कि वो पहले आए, तो फिर आपका ये स्टेप बाद में जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है गिवन बिलो, आप ध्यान से देख लो भाई, ये क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में असर्शन दिया गया है कि स्ट्रेटजी फॉर बिहेवियर चेंज मस्ट इंक्लूड प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन दैट माइट ट्रिगर इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में सीवियर एज क्यू टू एक्शन। ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है। अब एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया गया है कि व्यवहार परिवर्तन हेतु कार्यनीति में संचार प्रदान करना आवश्यक सम्मिलित होना चाहिए। अगर हमें किसी के बिहेवियर को चेंज करना है, तो हम जो उसके लिए एक प्रणाली बनाएंगे, एक योजना बनाएंगे, उसमें संचार प्रदान करना अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। आप बातचीत के द्वारा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, बहुत सारा व्यवहार परिवर्तन आप बातचीत के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए नियंत्रण
क्या करता रहता है स्टूडेंट, निरंतर वो आपका क्या करेगा, एक तरीके से क्रियाशील करेगा, एक्टिव बनाएगा। तो अगर आप बातचीत करते हैं सो डिसीजन लेना काफी इजी हो जाता है क्योंकि इंसान काफी एक्टिव रहता है। ठीक है, ये असर्शन कहता है। रीजन क्या कहता है स्टूडेंट, आंतरिक और बाह्य कारक कार्रवाई के संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। जो आपके इंटरनल फैक्टर हैं, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वो आप लोगों के किसके रूप में काम कर सकते हैं स्टूडेंट, संकेत के रूप में, कोड के रूप में काम कर सकते हैं, क्लूज के रूप में काम कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट। आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन है, ये ध्यान रखिएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे एक बार, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। आपको बताना है कि अगर मैं एक वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करती हूँ तो वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता क्या नहीं है, तो नहीं वाला बात करना है स्टूडेंट। अच्छा, दो चीजों का ध्यान रखिएगा कि जब आपकी रिसर्च होगी ना, हमेशा एक रिसर्च साइंटिफिक मैनर में होती है, कभी भी रिसर्च साइंटिफिक मैनर के बिना हो ही नहीं सकती, यानी कि रिसर्च हमेशा वैज्ञानिक अध्ययन ही होगा। अगर वो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा स्टूडेंट तो वो फिर एक प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आप उसमें एक स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, है ना, कैसे आप उसमें थियरीज को फॉलो करोगे, तो आपका वो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है स्टूडेंट जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, अनुमान लगाना। ये रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। रिसर्च हमेशा कैसी होती है स्टूडेंट, रिसर्च हमेशा एक तरीके से शुद्धता होती है रिसर्च के अंदर, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है और वो एक व्यवस्थित क्रम में होती है। सो अनुमान लगाना तो एक परिकल्पना का काम है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये नहीं आता है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, अच्छे से देख लीजिएगा, आइडेंटिफाई द प्योर रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अगर मैं एक शुद्ध समस्या को पहचानूं, प्योर रिसर्च के बारे में जानते हो ना, जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, जो आपकी बेसिक रिसर्च होती है, ठीक है, मैं लिख देती हूं, जो आपकी स्टूडेंट फंडामेंटल रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है, उसी को स्टूडेंट हम लोग प्योर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। सो प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, ये क्यों की जाती है स्टूडेंट, जिससे हम कोई नई थ्योरी को डिस्कवर कर सके, इसके लिए की जाती है। ठीक है, सो क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे कि इनमें से कौन सी एक प्योर रिसर्च का एग्जाम्पल है। सो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, सौर कुकर के प्रयोग में समय और ऊर्जा के उपभोग का जब आप आकलन करेंगे तो आपकी ये स्टूडेंट क्या हो जाएगी, प्योर रिसर्च हो जाएगी। जब आप क्या कर रहे हो कि भाई आपके सौर कुकर में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है ना, वो कितनी खर्च हो रही है, कितना उपभोग हो रहा है, जब आप उसका आकलन करेंगे तो ये आप लोगों की एक प्योर रिसर्च होगी। वाई स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक तरीके से एक डेटा एकत्रित कर रहे हो कि भाई आपकी कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो आपको एक रॉ डेटा मिल रहा है, कुछ ना कुछ ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। द क्रूशियल वीकनेस एनकाउंटर्ड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज। आपको बताना है प्रयोगशाला में प्रयोग करने के समय सामने की गई निर्णायक कमजोरी कौन सी है। जब आप क्या कर रहे हो, लैब में एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके सामने कौन सी एक क्या आएगी स्टूडेंट, एक वीकनेस आएगी, आपके सामने एक समस्या आएगी। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल, मैन्युपुलेशन, एक्यूरेसी एंड टाइम। एंड ये क्वेश्चन भी रिसर्च का है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आपका ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ पे परफॉर्म की जाती है स्टूडेंट, लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है। ध्यान से देखिएगा। सो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके सामने प्रयोगशाला में काम करते समय कौन सी एक निर्णायक कमजोरी आपके सामने आएगी। तो स्टूडेंट हम जब जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, हमारे सामने जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कंट्रोल। और हम किसे कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। सो उसी को कंट्रोल करने से रिलेटेड आपकी पूरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रहती है, जहां पे आप किसके बारे में अध्ययन करते हैं स्टूडेंट, जो आप लोगों का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसको आप चेक करते हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूरी तरीके से आपके रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है,
द पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज्ड व्हेन, आपको बताना है कि जो एक प्रचलित परीक्षण होते हैं उनका उपयोग कब किया जाता है। तो देखो पहले मैं आप लोगों को ना ये बता देती हूँ कि व्हाट इज पैरामेट्रिक टेस्ट एंड व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो आपके पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं ये रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक का आपका एक टॉपिक है। सो पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं स्टूडेंट जब हमें अपनी पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया होता है कि ठीक है जो हमारा सैंपल है वो इस पॉपुलेशन से आएगा। तो जब हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं तो स्टूडेंट वो हमें तब वहां पे कौन सा टेस्ट यूज करने होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने होते हैं। और जब हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में तो नहीं जानते, हमें कोई आइडिया नहीं है, बट हम अपने सैंपल के बारे में जरूर जानते हैं, तो तब हमें कौन सा टेस्ट यूज करने होते हैं स्टूडेंट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों का जो टी टेस्ट होता है, ठीक है, जो आप लोगों का क्या होता है स्टूडेंट जेड टेस्ट होता है, जो आपका अनोवा होते हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट आपके पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। एंड आप लोगों का जो काई स्क्वायर होता है स्टूडेंट, है ना, ये किस में आता है, नॉन पैरामेट्रिक में आता है। आगे ध्यान से देखिएगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, विच डेटा कलेक्शन टूल इज एप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ केवीके प्रोफेशनल्स। अब अगेन केवीके का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और केवीके कौन होते हैं आप लोगों के, कृषि विज्ञान केंद्र की यहाँ पर बात चल रही है। सो कृषि विज्ञान केंद्र के व्यवसायिकों की नौकरी की संतुष्टि पर अध्ययन के लिए कौन सा दत्त संग्रह उपकरण प्रयुक्त होगा। अगर जो लोग केवीके में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं स्टूडेंट, आप उन लोगों से ये चेक करना चाहते हो कि भाई वो कितने सेटिस्फाई हैं अपनी नौकरी को लेकर, तो आप कौन सा डेटा कलेक्शन का टूल इस्तेमाल करेंगे, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो डेटा कलेक्शन के टूल पे तौर पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट, हम सेटिस्फेक्शन लेवल जानना चाहते हैं, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चनेयर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चनेयर होता क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चनेयर होता है सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है स्टूडेंट, एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन का टूल होता है, यानी कि जो हमारा प्राथमिक डेटा होता है स्टूडेंट, जो रिसर्च में रिसर्चर स्वयं कलेक्ट करता है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर, आपको बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है स्टूडेंट उसको यूज करने के क्या फायदे हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझा देती हूँ कि सैम्पलिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसको आप ये समझ सकते हो कि जब हर पर्सन के चुने जाने की आपकी इक्वल चांसेस हो। मान लीजिए मुझे 100 लोग चुनने हैं और 100 लोग मुझे 1000 लोगों में से चुनने हैं, तो अगर 1000 में से 100 लोगों के चुने जाने में 1000 के 1000 की इक्वल अपॉर्चुनिटीज की उनके पास क्या रहे, चांसेस रहे कि भाई मैं भी चुना जा सकता हूं, मैं भी चुना जा सकता हूं, एक क्या हो स्टूडेंट, एक रैंडम बेसिस पे सिलेक्शन किया जाए जहां किसी को ये ना पता हो और रिसर्चर को भी ये ना पता हो कि भाई ये मेरी पार्टी में आ जाएगा, तो स्टूडेंट वो क्या कहलाती है, आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है, जो संभावना पे आधारित है। ठीक है ना। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है स्टूडेंट, जब एक रिसर्चर अपनी इच्छा से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल को सेलेक्ट करता है जो उसे सुटेबल लगता है, वो आप लोगों की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब यूज की जाती है स्टूडेंट तो आप उस पर अच्छे अच्छे टेस्ट लगा सकते हो और आपको डेटा काफी वैलिड मिलता है। पर स्टूडेंट जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वहां पे आप बहुत ज्यादा टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। और ज्यादातर जो आप लोगों की क्वालिटेटिव रिसर्चेस होती हैं वहां पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में स्टूडेंट हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो ऑप्शन आपके सामने क्या है स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल वेरिएबल, कन्वीनियंट व्हेन सैंपल इज वेरी स्मॉल, absence of sampling biasness, lesser degree of judgment and faster and cost effective method। तो स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन के आंसर को हिंदी में देखेंगे, बाह्य चरों पर सटीक नियंत्रण होता है, सुविधाजनक जब प्रतिदर्श बहुत छोटा होता है, प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति रहती है, निर्णय की न्यून श्रेणी होती है, एंड तीव्रतर और पर्यायी प्रभाव होता है। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, सी और डी आपका सही आंसर होगा। आप लोगों के जो बाह्य चर होते हैं स्टूडेंट उस पर सटीक नियंत्रण रहता है, साथ ही साथ प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति रहती है, और स्टूडेंट लास्ट वाला कि आपका निर्णय की न्यून श्रेणी रहती है। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, अगेन ये क्वेश्चन भी किसका है, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप लोगों का रिसर्च का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि जो आपका ये क्वेश्चन है इसको यूजीसी ने क्या माना है भाई, इसको यूजीसी ने एक रॉन्ग क्वेश्चन माना है।
ठीक है ना, आपको बता देती हूँ, यूजीसी ने इस क्वेश्चन को एक रॉन्ग क्वेश्चन माना है स्टूडेंट, बट फिर भी आप लोग एक्सपेरिमेंटल के बारे में जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो आपका क्या होता है स्टूडेंट, वेरिएबल होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा, जो कि रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। एक आपका यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है जैविक चर। तो जैविक चर क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो जैविक चर होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का ऐसा चर है जो कि आपकी कुछ ऐसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो काफी स्टेबल रहती हैं, जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जैसे कि स्टूडेंट किसी का जेंडर है, आप उसे बदल नहीं सकते, जो मेल है वो मेल रहेगा, जो फीमेल है वो फीमेल रहेगा। तो कोई भी रिसर्च अगर आप करोगे तो आप किसी के जेंडर को नहीं बदल सकते। तो जैविक चर वो होते हैं जो कि स्टेबल रहते हैं। किसी की आंखों का रंग है, आप बदल नहीं सकते, तो वो आपका जैविक चर है, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा पूरी रिसर्च के दौरान। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एक शब्द दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट, असाइंड वेरिएबल। सो असाइंड वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का दूसरा नाम आपका क्या होता है, असाइंड वेरिएबल होता है। सो आप लिख सकते हो कि ये एक मैन्युपुलेटेड वेरिएबल है। ठीक है ना। डिपेंडेंट को आप जानते ही हैं, जब इंडिपेंडेंट को बदल दिया जाता है और प्रभाव की वजह से स्टूडेंट जो वेरिएबल बदलता है, वो आप लोगों का कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं किसी पेड़ में स्टूडेंट क्या डाल रही हूँ, पानी डाल रही हूँ। तो पानी की जितनी मात्रा डलेगी वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। और उसके प्रभाव से जो पेड़ ग्रो करेगा वो क्या होगा स्टूडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो जिसके ऊपर पूरी रिसर्च में प्रभाव पड़ता है और जिसका हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जिस पे पड़ने वाले प्रभाव को हम एग्जामिन करते हैं, वो आप लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और जिसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है वो कौन कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, यानी कि स्वतंत्र चर कहलाता है। आइए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन गलत है, हमें इसके बारे में ज्यादा, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि चीजें रिसर्च की हैं, सो आपके काम की हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है, द सिक्वेंशनल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थर्ड स्टोन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्केल आर। एक स्टूडेंट ये नाम है आपका कि थर्स्टन इक्वल अपेयरिंग इंटरवल अभिवृत्ति मापने के निर्माण के अनुक्रमिक चरण क्या है। तो स्टूडेंट पहले तो ना, ये जो इतना लंबा चौड़ा नाम है इसके बारे में जान लो, ये है क्या। जो ये थर्ड स्टोन इक्वल, आप लोगों का क्या लिखा है स्टूडेंट, अपेयरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्केल टेस्ट, ये है क्या स्टूडेंट, बेसिकली ये एक तरीके का ना स्केल है। ये तो आपको पता ही चल गया, ये क्या है स्टूडेंट, नाम में ही पता चल रहा है, ये एक तरीके का स्केल है, यानी कि स्टूडेंट ये एक तरीके की मापनी होती है। ठीक है ना। अब इस मापनी पे आप क्या करते हैं स्टूडेंट, जब आप किसी रिस्पॉन्ड, जो आपका एक क्या कहता है रिस्पोंडेंट है, ठीक है ना, तो जब आप अपने रिस्पोंडेंट की, यानी कि जो आपके क्या है, जो आपके रिसर्च में जो पर्सन इंक्लूड है, तो आप अपने रिस्पोंडेंट के किस चीज को मेजर करते हो स्टूडेंट, एटीट्यूड को मेजर करते हो। ठीक है ना, जब आप अपने रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड को मेजर करते हैं स्टूडेंट, और एटीट्यूड को मेजर करने के लिए आप एक सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, और वो सीरीज किस चीज की होती है स्टूडेंट, सीरीज मतलब श्रृंखला। जब आप किसी श्रृंखला का इस्तेमाल करते हैं और उस श्रृंखला में क्या चीजें दी गई होती हैं, एग्री और डिसएग्री। ठीक है ना। सो जहां पे स्टूडेंट ये एग्री और डिसएग्री वाला जो फॉर्मूला चलता है, वो स्केल आपका कौन सा कहलाता है, ये अपियरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्केल कहलाता है। सो अब इसके एक बार स्टेप्स को ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट, स्टेप आप अच्छे से समझिएगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिएगा, ए डी बी सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ए डी बी सी क्या है स्टूडेंट, ए डी बी एंड सी, ये सीक्वेंस आपका फॉलो होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सीक्वेंस हमारा यहाँ पे चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तुओं का संग्रह और संपादन करेंगे स्टूडेंट, विभिन्न सातत्य पर वस्तु की छटाई करेंगे। पहले हमने समूह कर लिया, संपादन कर लिया, अब छटाई करेंगे। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, मापनी और क्यू मानकों की गणना करेंगे। ठीक है, वस्तुओं को अंतिम रूप देंगे। अब इस पॉइंट को देख के खुद ही समझ में आ रहा है कि ये लास्ट पॉइंट ही होगा, क्योंकि अंतिम रूप देने की बात चल रही है। चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। आपको बताना है कि अगर आपको क्या करना है, आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण का सही क्रम जानना है, तो वो सही क्रम क्या होगा। तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए सी बी डी आपका आंसर होगा। सो ए सी बी
और डी, ये सीक्वेंस स्टूडेंट आप लोग फॉलो करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप संग्रहण करेंगे डेटा का। संग्रहण करने के बाद आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आयोजन करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के बाद स्टूडेंट आप उसका विश्लेषण करेंगे यानी कि एनालाइज करेंगे उसको, और लास्ट में स्टूडेंट आप उसे इंटरप्रिटेट कर देंगे यानी कि उसकी व्याख्या तैयार कर देंगे। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन दिया गया है कि स्टैटिस्टिक्स इज द सर्वेंट नॉट मास्टर। जो आपका सांख्यिकी है ना भाई, वो एक सर्वेंट है, वो मास्टर नहीं है, ठीक है, ऑफ लॉजिक रेदर देन एन एंड ऑफ रिसर्च। ठीक है ना, क्या कहा गया है स्टूडेंट के सांख्यिकी शोध की अंतिम परिणति के बजाय तर्क का दास है, ना कि स्वामी। ठीक है ना, यानी कि वो एक दास है स्टूडेंट रिसर्च में, स्वामी वामी नहीं है। ठीक है, केयरफुल कलेक्शन एंड लॉजिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कंट्रीब्यूट्स मोर टू द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या लिखा गया है स्टूडेंट कि दत्त का सावधानी पूर्वक संग्रह और तार्किक विश्लेषण, अगर आप डेटा का एक सावधानी पूर्वक क्या करोगे, कलेक्शन करोगे और एक अच्छा सा लॉजिकल एनालिसिस करोगे, सांख्यिकी की तुलना में सच्चाई और खोज में अधिक योगदान देता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो आपका बहुत ज्यादा योगदान देता है आपकी रिसर्च को बेटर बनाने में, उसकी क्वालिटी को इनहेंस करने में। ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा, अच्छे से देखो, क्वेश्चन का अगर मैं इस आंसर की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो असर्शन रीजन की एक खासियत होती है, और वो खासियत क्या होती है कि आपको इनके बीच में ना एक बार रिलेशन जरूर पकड़ लेना चाहिए। अगर आप इनका रिलेशन पकड़ लेंगे क्वेश्चन सही हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है ना, कि स्टैटिस्टिक्स इज अ सर्वेंट नॉट मास्टर ऑफ लॉजिक rather than an end of research। ठीक है ना, careful collection and logical analysis of data contributes more to the research, more to the search of truth than statistics। ठीक है ना, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है पर मिनट कैलोरी कंजप्शन फॉर मॉडरेट एक्टिविटीज। आपको पता है ना, कुछ एक्टिविटी होती हैं जो कि लाइट वर्क में आती हैं, कुछ एक्टिविटी होती हैं जो कि आपकी किस में आती है स्टूडेंट, मॉडरेट वर्क में आती हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हैवी वर्क में आती हैं। तो कुछ हल्के कार्य, कुछ आपके मध्यम कार्य, कुछ आपके भारी कार्य, इस तरह के आपके कार्य होते हैं। तो अगर कोई कार्य मध्यम कार्य की श्रेणी में है तो भाई स्टूडेंट कितनी एनर्जी खर्च होगी उसके अंदर, यानी कि कितनी कैलोरी बर्न होगी। ठीक है ना, प्रति मिनट कैलोरी की बात चल रही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.0 से 3.5 कैलोरीज। ठीक है ना, ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशन इट इज वेयर ह्यूमंस एग्जिबिट द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड। यह किस प्रकार का अनुकूलन है जहां मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रतिदर्श करता है। सांचे में ढाले जाने की, यानी कि स्टूडेंट जो आपका मान लीजिए बच्चा है, जो मानव है, वो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं ना, उन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा स्टूडेंट कौन सा अनुकूलन हो सकता है हमारा, इस अनुकूलन को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, आपका जो प्लास्टिसिटी है इसके नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट मैं आपको इस प्लास्टिसिटी के बारे में बताऊं, तो ये प्लास्टिसिटी एक्चुअल में है क्या, एक इंसान की स्टूडेंट जो एक एबिलिटी होती है कि वो बायोलॉजिकली अपने फैक्टर का इस्तेमाल करके, अपने जैविक या कारकों का इस्तेमाल करके, अपनी हेरिडिटी का इस्तेमाल करके अपने इन्वायरमेंट के साथ जो एडजस्टमेंट करता है ना, वही आपकी प्लास्टिसिटी कहलाती है। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है क्वाटर्नरी पर्पल इज, यानी कि चतुष्क नील लोहित, ये है क्या। आपका नाम दिया गया है स्टूडेंट, हिंदी में देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है। सो चतुष्क नील लोहित ये क्या है स्टूडेंट, जो आपका क्वाटर्नरी पर्पल है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये आप लोगों का एक कलर का कॉन्सेप्ट है। ये याद रखिएगा, जो क्वाटर्नरी पर्पल है स्टूडेंट, ये क्या है, एक तरीके का कलर का कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट जब आपके दो टर्शरी कलर को मिक्स किया जाता है, अब आप जानते हैं टर्शरी कलर कौन से होते हैं, है ना, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं एंड टर्शरी होते हैं। सो जब आपके दो टर्शरी कलर को हम मिक्स कर देते हैं, तब जो रंग बनते हैं उन्हें क्वाटर्नरी पर्पल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब आप लोगों का जो क्वाटर्नरी पर्पल है ये है क्या, दो टर्शरी कलर का मिक्सचर है। ठीक है ना, तो आपके जो क्या होते हैं स्टूडेंट, जो तृतीयक रंग होते हैं, ठीक है ना, जो आपके तृतीयक वाले थर्ड कैटेगरी वाले जो कलर होते हैं, जब इन्हें दो कलर को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तब आपका ये क्वाटर्नरी पर्पल बनता है। तो देखो लिखा भी है ना,
BYR ये कलर हैं स्टूडेंट, ब्लू, येलो, रेड, ये आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। सो ये एक पैटर्न है यूजीसी का। अब इस क्वेश्चन से एक सीख मिलती है हमें, वो सीख क्या है कि इस पैटर्न को देख के आप समझ सकते हो कि भाई यूजीसी कैसे कैसे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करती है। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एंड रेड यूज किया जाता है स्टूडेंट, इसमें ब्लू यूज किया जाता है एंड वाई यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या है। वाई मतलब आपका येलो। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया गया है द जनरल गाइडलाइंस ऑफ वर्क हाइट फॉर द टास्क वेयर देयर इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आईज एंड इनफ्रीक्वेंट यूज ऑफ हैंड्स आर। आपको बताना है कि भाई द जनरल गाइडलाइंस ऑफ वर्क, एक काम के लिए स्टूडेंट गाइडलाइंस, हाइट फॉर द टास्क जो कि आपकी ऊंचाई के लिए है, काम जो आप कर रहे हैं ऊंचाई के लिए गाइडलाइंस है, वेयर देयर इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आईज, जहां पे आंखों का यूज तो लगातार किया जा रहा है बट हाथों का यूज स्टूडेंट लगातार नहीं किया जा रहा है। तो क्या गाइडलाइंस आपकी यहाँ पे फॉलो होगी? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? अगर आप क्वेश्चन के आंसर को देखोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा कि 5 to 10 सेंटीमीटर बिलो आई लेवल, यानी कि स्टूडेंट जो ऊंचाई रखनी है कितनी रखनी है आपकी? 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे रखनी है आंखों के स्तर से। ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो आपके जो हाथों का स्तर है वो आपकी आंखों से 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है द ग्रुप ऑफ कमोडिटीज लिस्टेड इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में सूचीबद्ध वस्तुओं का समूह कौन सा है? तो स्टूडेंट जहां पे ये आवश्यक वस्तु अधिनियम दिया गया है, पहले इसके बारे में आपको एक दो चीजें बता देती हूँ कि स्टूडेंट जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ये बेसिकली जो हमारे लिए एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो सबको उपलब्ध हो सके, उनकी जो काला बाजारी है, जो उनकी जमाखोरी है, ये खत्म हो सके, इस चीज के लिए स्टूडेंट आपका ये एक्ट आया था। और इस एक्ट को स्टार्ट किया गया था 1955 में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये एक्ट कब आया था स्टूडेंट? 1955 में आया था। क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम में सूचीबद्ध वस्तुओं का समूह कौन सा है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोयला है, कॉटन टेक्सटाइल है, आयरन यानी कि लोहा है, पेट्रोलियम है एंड प्रोडक्ट्स है। ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है विच कलर कॉम्बिनेशन आर यूज्ड इन एक्रोमैटिक कलर स्कीम। ठीक है ना, तो आपकी जो एक्रोमैटिक कलर स्कीम है स्टूडेंट, उसमें आपके कौन से रंगों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी कलर से है, कलर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आया है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों की ये एक्रोमैटिक कलर स्कीम होती है, इसके बारे में एक चीज अच्छे से समझ लो। वो क्या होती है स्टूडेंट? कि जो आपकी ये एक्रोमैटिक कलर स्कीम है, ये होती क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे आप किसी भी ह्यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्रोमेटिक कलर स्कीम में हम किसी भी ह्यू का इस्तेमाल नहीं करते। ये आपकी जो कलर स्कीम है ये किसके कॉम्बिनेशन से बनती है? ब्लैक के, व्हाइट के और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन से ये तैयार होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वैल्यू वेरिएशन ऑफ न्यूट्रल कलर्स। जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं उनकी वैल्यू वेरिएशन से आपका ये क्या बन जाता है? एक्रोमेटिक कलर स्कीम बन जाती है। तो आपको समझ में आ गया ना? ना तो सेकेंडरी का मैंने नाम लिया, ना प्राइमरी का लिया, ना अपोजिट कलर्स का लिया, मैंने नाम किसका लिया? व्हाइट, आपका ब्लैक एंड ग्रे। सो उसके वेरिएशन से, आपके कॉम्बिनेशन से ये कलर स्कीम तैयार होती है। तो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।